गैर मजरूआ खास और हुक्मनामा का पूरा सच। आपके मन में बहुत सारा सवाल कि गैर मजरूआ खास ज़मीन और हुक्मनामा दोनों से क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, एक दूसरे से कैसे जुड़ा है। नमस्कार साथियों, मैं हूं जयशंकर प्रसाद निराला। बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की हमारी सीरीज को पूरा करने के बाद आज मैं आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो बिहार के लगभग हर दूसरे परिवार की कहानी है। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो सच में आपको भी लगेगा कहीं तो आपके बगल या तो आपके दोस्त जो है या तो रिलेटिव उसके यहाँ तो कहीं ऐसी ही बात तो नहीं है। आज हम बात करेंगे गैर मजरूआ खास या गैर मजरूआ मालिक जमीन और पूर्व जमींदारों द्वारा दिए गए हुक्मनामा की। आप यदि हुक्मनामा का नाम सुने हो और गैर मजरूआ खास ज़मीन के बारे में जानते हो तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर आप बिहार से वकालत करते हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आपकी खुद की ऐसी कोई ज़मीन है, आप आम पब्लिक है, आम नागरिक है, आप भी कानून के बारे में जानना चाहते हैं, आपके घर में भी आपके पास जो है छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है जो पुराना दादा परदादा का है, जिसकी रसीद कटनी बंद हो गई है या अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज करवाने जब आप दिए, म्यूटेशन के लिए दिए तो उसे खारिज कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए आंखें खोलने वाली साबित होगा। आज हम जानेंगे कि आज़ादी के 75 साल बाद आज के समय में इन दस्तावेज की असली कानूनी वैधता क्या है। वीडियो पर पूरे बने रहिए। गैर मजरूआ खास और हुक्मनामा क्या है, इसकी सबसे पहले शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं। साथियों, सबसे पहले बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि ये वाला क्या है। पुराने कैडेस्ट्रल सर्वे सीएस खतियान में जमीनों को कई श्रेणियों में बांटा गया था। इनमें से एक थी गैर मजरूआ आम, यानी वो जमीन जो पूरे समाज के लिए थी, जैसे रास्ता, शमशान और तालाब। इस तरह का जो समाज के लिए, आम पब्लिक के लिए उपयोग होता था। लेकिन दूसरी श्रेणी में थी गैर मजरूआ खास या गैर मजरूआ मालिक। यह वो जमीन थी जो सीधे जमींदार के नियंत्रण और प्रबंधन में थी, यानी कंट्रोल और मैनेजमेंट दोनों किसका था? जमींदार का था। यह किसी आम जनता की जमीन नहीं थी। इसलिए 1950 में एक कानून आया और कानून से पहले जमींदार को यह पूरी कानूनी अधिकार था कि वह इस जमीन को किसी भी किसान या रैयत के नाम बंदोबस्त कर सके। ये जो हुक्मनामा की बात करता हूँ, आप बोलते हैं मेरे पास पर्चा है, आप बोलते हैं मेरे पास राजा महाराजा के द्वारा दिया गया पुराने समय के ही लोगों के द्वारा दिया हुआ ज़मीन है। आपके पास न केवाला है न कुछ है, लेकिन आपके पास कोई न कोई एक हुक्मनामा है जो आपको दादा परदादा को मिला था। तो वही है 1950 से पहले, कानून बनने से पहले, जो ज़मींदार आपको, आपके दादा परदादा को बंदोबस्त कर दिया। और ज़मींदार सीधे क्या किया, सिर्फ और सिर्फ जिस सादे या रजिस्टर्ड कागज़ पर लिखकर यह ज़मीन किसी को देता था, उसी को हम हुक्मनामा कहते हैं। आपने समझ गया कि हुक्मनामा क्या है? ज़मींदार के द्वारा दिया गया आपको ज़मीन का टुकड़ा और उसी का विवरण जो कागज़ पे लिखा गया उस समय। और अभी तक क्या कर रहे हैं, आपके दादा परदादा के बाद आप जो उनके वंशज हैं सब उसी ज़मीन पर रहते आ रहे हैं। क्या सादा हुक्मनामा आज कोर्ट में मान्य है? आपके भी मन में सवाल होगा, क्या वह फर्जी तो नहीं है? क्या वह किसी तरह कोई बना के तो नहीं दे दिया? तो वही बात आती है कि सादा हुक्मनामा कोर्ट में कितनी वैलिडिटी के साथ आप प्रेजेंट कर सकते हैं, उसका क्या वैधता है। अब आते हैं सबसे बड़ी कानूनी सवाल पर कि वही कि हुक्मनामा कोर्ट में मान्य होगा कि नहीं। अधिकांश हुक्मनामे सादे कागज पर होते थे, जिन्हें हम सदा हुक्मनामा कहते थे। अभी भी है, जिनके पास है तो वही हुआ सदा हुक्मनामा। तो क्या बिना रजिस्ट्रेशन के यह सादा कागज आज कोर्ट में टिक सकता है? आपके पास सवाल होगा। आपके अगल बगल वाले रिश्तेदार भी पूछेंगे कभी आपसे कि मेरे पास हुक्मनामा है, मेरे दादा परदादा को दिया गया था, जमींदार ने दिया, वो सादा कागज़ पे लिखा हुआ है, क्या यह वैलिड है कि नहीं है, इसका कोर्ट में क्या वैल्यू है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल टिक सकता है। यदि जमींदार ने जो उनको
रेती के रूप में मिला था, उनके कब्जे में था, उनका मैनेजमेंट था और उनका कंट्रोल था, वह यदि किसी अपने आदमी को दिया जो उनके यहाँ काम करने वाले थे और उनको सादा कागज़ पर हुक्मनामा बनाकर दे दिया, तो बिल्कुल वह मान्य होगा, बिल्कुल वो कोर्ट में टिक सकता है। माननीय पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला में ये साफ कर दिया कि 1950 से पहले, याद रखिए, क्योंकि बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 में आया, राइट। तो मैं बात कर रहा हूँ 1950 से पहले बिहार में पूर्व जमींदार को मौखिक रूप से या सादे कागज पर भी जमीन बंदोबस्त करने का अधिकार था। तो यदि बंदोबस्ती वाला जमीन है और सादे कागज पर है तो बिल्कुल वह मान्य होगा। कानून कहता है कि अगर हुक्मनामा लिखने के बाद जमींदार ने अपने जमीन पर कब्जा सौंप दिया था, यानी डिलीवरी ऑफ पोसेशन, यानी जमींदार ने क्या किया, सादा कागज पे लिख भी दिया और बोला कि ठीक है तुम उस पर घर बनाओ, तुम उस पर रहो, अपना निवास करो, यानी वो अपना पोसेशन जो है आपको दे दिया, आपको रहने के लिए। उसके बाद आपसे लगान लेकर जमींदारी रसीद काट दी थी और वो बंदोबस्ती आज भी 100% कानूनी रूप से वैध है। जी हाँ, तो यदि ऐसा है आपके पास कोई बंदोबस्ती वाला ज़मीन है तो बिल्कुल यह वैध होगा। पटना हाई कोर्ट का ऐतिहासिक सिद्धांत और दीर्घकालिक जमाबंदी के बारे में थोड़ा सा जान लें। लेकिन साथियों, आज के समय में असली लड़ाई अंचल कार्यालय में होती है। सीईओ साहब, फिर आपको मिलते हैं कर्मचारी, फिर आप उसके ऊपर जाते हैं, फिर वो लोग दलाल मिल जाते हैं। अक्सर अंचलाधिकारी यह कहकर ऑनलाइन रसीद काटने से मना कर देते हैं कि दाखिल खारिज रिजेक्ट कर देते हैं। यानी जब आप दाखिल खारिज के लिए वो बंदोबस्ती वाला कागज़ लगाते हैं तो आपके नाम से दाखिल खारिज नहीं होता। और कहता क्या है कि यह गैर मजरूआ ज़मीन जो है यह सरकार की है। लेकिन सरकार ने कुछ ज़मीन अपने पास रखा था, जैसे मैंने दूसरे वीडियो में बताया, और कुछ ज़मीन जो है ज़मींदारों को मिला था और ज़मींदार ने क्या किया, बंदोबस्ती कर दिया। यहाँ आपको एक कानून जानना होगा। यह है, आपको कानून का वो हथियार इस्तेमाल करना है जो माननीय पटना हाई कोर्ट ने वकीलों और रायतों को दिया है। वो क्या दिया है, कोर्ट का एक स्थापित सिद्धांत है, दीर्घकालिक जमाबंदी, लॉन्ग स्टैंडिंग जमाबंदी का नियम। हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश है, अगर किसी हुक्मनामा के आधार पर आज़ादी के बाद आपकी जमाबंदी कायम हो गई थी, यानी रजिस्टर 2 डी, रजिस्टर डी और 2, यानी रजिस्टर 2 में आपका नाम चढ़ गया था, यानी जमाबंदी हुई और वो कंटिन्यू चले आ रही है लंबे समय से, और रजिस्टर 2 में देखा जा रहा है कि बिल्कुल रजिस्टर 2 में भी यह नाम है और सरकार आपसे दशकों से लगान वसूल रही थी। यानी आप क्या कर रहे हैं, टैक्स भी पटाते जा रहे हो, उसे टैक्स पे कर रहे हो, लगान भर रहे हो। तो सरकार का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो सीईओ हो, डीसीएलआर हो, डीएम हो, एक झटके में एक लेटर जारी करके आपकी जमाबंदी को रद्द नहीं कर सकता है। यानी यदि सीईओ साहब ऐसा कर दिए तो आपके पास तो ऑप्शन है कि डीसीएलआर में जा करके इसे अपील करने का। लेकिन आप रजिस्टर 2 का रजिस्टर 2 से मिलान कर करके उनको बता भी सकते हैं, ऐसे सीईओ मिलान करेंगे भी। तो यदि ऐसा है कि रजिस्टर 2 में है, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आपके लिए उपाय है कि रजिस्टर 2 में है तो ये ज़मीन आपका है। अगर सरकार को लगता है कि आपकी जमाबंदी फर्जी है, यहीं पर बात आ जाती है। उनको लगता है कि जो कागज़ है वो तो सादे कागज़ पे लिखा हुआ है, हाथों से लिखा हुआ है और हाथ से लिख करके किसी ने हैंड रिटन में दे दिया है, तो वो कब की है, क्योंकि समय साल तो चढ़ा दिया गया है। फर्जी हुक्मनामा नकली है तो सरकार को खुद एक आम नागरिक के तरह सिविल कोर्ट यानी दीवानी न्यायालय में जाना होगा और टाइटल सूट दाखिल करने के लिए यह साबित करना होगा कि जो ज़मीन है वह ज़मीन किस आदेश में आता है कि नहीं आता है, कि सिविल कोर्ट का आदेश के अंदर है कि नहीं है। तो साबित करना है कि यह ज़मीन सरकार की है। जब तक सिविल कोर्ट का आदेश नहीं आता तब तक आपकी जमाबंदी को अवैध नहीं कहा जा सकता है। यानी टाइटल सूट में जैसे ही जाएंगे तो आपके पास जो बंदोबस्ती वाला पेपर है, जो कागजात है, 1 पेज का ही होगा आपके पास, तो वह अवैध तब होगा जब सरकार यह साबित कर दे कि यह बंदोबस्ती का जो कागजात है, डॉक्यूमेंट है, वह फर्जी बनाया गया है। तो यदि फर्जी बनाया गया तो बिल्कुल आप हार जाएंगे। लेकिन यदि सही है, बंदोबस्ती किया गया था ज़मींदार के द्वारा, तो बिल्कुल वह ज़मीन आपका ही रहेगी क्योंकि आपने टैक्स पे करते रहा है। अब धारा 4H को भी थोड़ा सा देख लें कि 4H का शिकंजा का जरूरी दस्तावेज क्या बताता है। लेकिन यहाँ पर एक पेंच भी है,
जिसे आपको समझना होगा, थोड़ा इसे आप जान लें। जैसे कि हमने पार्ट 2 में कहा था कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4H सरकार को एक विशेष शक्ति देती है। यहाँ पर थोड़ी सी पेच फंस सकती है, क्योंकि कोई भी ज़मीन सरकार ले लेती है अपनी ज़रूरत के अनुसार। तो यहाँ पर आती है कि अगर ज़मींदार ने 1 जनवरी 1946 के बाद, याद रहे, 1 जनवरी 1946 के बाद बैक डेट में या धोखाधड़ी से कोई फर्जी हुक्मनामा बनाया था, तो उससे कलेक्टर को उसकी जांच करने और उसे रद्द करने का पूरा अधिकार है। यही अधिकार दिया है डीएम के पास। तो कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि मेरा जमाबंदी कायम है, मेरा लगान भी पड़ता है, मेरे पास वो टैक्स का रसीद भी है और मेरे पास बंदोबस्ती ज़मीन है। तो यहाँ पर जो पेज है वही देखना है कि 1 जनवरी 1946 के बाद जो बैक डेट में किसी ने धोखाधड़ी से या फर्जी बनाया है, तो डीएम को आदेश दिया है और डीएम के पास पावर है, शक्ति है कि वह उसे जांच करके रिजेक्ट कर सकता है। तो वह सबूत आपका काम नहीं करेगा। इसलिए अगर आपको कोर्ट में अपना केस मजबूत करना है या अंचल कार्यालय को जवाब देना है, तो सिर्फ हुक्मनामा दिखाने से काम नहीं चलेगा। आपके पास 3 सबसे बड़े सबूत होना चाहिए, जिससे ये हो सके कि आपका हुक्मनामा जो है वो गलत नहीं है। वो क्या क्या है उसे भी आप जान लें। जमींदार का रिटर्न एम फॉर्म। जब जमींदारी खत्म हुई तो जमींदार ने सरकार को एक सूची सौंपी थी। कौन सी ज़मीन उसने किस किसान को दी है। जी हाँ, किस किसान को कौन सी ज़मीन दी है। बोलोगे वो तो आप नहीं हो, वो तो आपके दादा परदादा थे, तो फिर आप उनके वंशज हुए। अगर उस रिटर्न में आपका नाम है तो आपका केस कोई नहीं हरा सकता। आपका नाम मतलब आपके दादा परदादा के नाम उसमें है M4 यानी ज़मींदार का रिटर्न वाला रजिस्टर में, कि वो किनको अपना ज़मीन दिया। 10 को पुरानी सरकारी रसीद है जो आप टैक्स पे करते हैं, कटाते आ रहे हैं, जो ये साबित करे कि आपका कब्जा लगातार बना हुआ है। चौहद्दी का सत्यापन और वंशावली, जिससे यह साबित हो सके कि ज़मीन आपके पूर्वज के समय से ही आपके पास है और आप उसी वंशज के हैं। तो साथियों, लबोलुआब यह है कि गैर मजरूआ खास ज़मीन पर अगर कोई आपका हुक्मनामा असली है, जमाबंदी पुरानी है और कब्जा बरकरार है, तो सरकार सिर्फ गैर मजरूआ शब्द का बहाना बना करके आपकी ज़मीन छीन नहीं सकती। कानून और अदालतें आपके साथ खड़ी है। उम्मीद है कि गैर मजरूआ खास और हुक्मनामा का यह कानूनी गणित आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा। इस वीडियो को बिहार के अपने उन सभी भाइयों और सभी वकीलों के साथ शेयर कीजिए जो ज़मीन के ऐसे मुकदमों से जूझ रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। यह लीगल सफ़र में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी और ज्ञानवर्धक कानूनी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। यह मैं कानूनी सीरीज़ लेकर आता हूँ ज्ञानवर्धक। आपको कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि जानकारी और भी लेना है विशेष, तो आप किसी भी नज़दीकी सिविल एडवोकेट से बात कीजिए, उनसे कानूनी सलाह लें। यह वीडियो सिर्फ शिक्षा फर्द के लिए बनाया गया है। थैंक यू।